वेलकम डियर स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर क्लास 10 का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने डिस्कस कर लिया था कनकेव और कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में। अब कुछ बच्चों का अभी भी डाउट है कि वो उन्हें इमेज जो है वो बनानी नहीं आ रही, तो आज उनको डिस्कस करते हैं। उसके लिए कुछ रूल आपको याद रखने होंगे। हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं हमारे कनकेव मिरर के सामने। हमें ये पता है कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी और जहाँ पे स्फेरिकल मिरर का जो कर्वेचर है वो कट करता है प्रिंसिपल एक्सिस को, उसे हम पोल कहेंगे। ये फोकस कहलाता है जो कि हाफ होता है किसका, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी मेजर होगी सी से लेके पी तक। अब देखो कुछ रूल्स आपको याद करने हैं। ये क्या कि मान लिया कि हमारे पास एक रे जो है वो पैरेलल आ रही है, ये रे है हमारी, ये पैरेलल आ रही है। जब तक इसके ऊपर एरो नहीं लगाओगे ये रे कंसिडर नहीं की जाएगी, आपके पूरे डायग्राम पे जो है वो क्रॉस लग सकता है। तो जैसे ही कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से पास करनी है, हमें वो फोकस से पास करनी है। ठीक है, उसी तरह से जब भी कोई रे हमारी फोकस से पास होती है ये क्रॉस होगा, ऐसे ये सही होगा, ये रे की रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे ही ये एफ से क्रॉस करता है तो वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे की ये रिवर्स हो गए। वही एक और डायग्राम हम बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम हमारी जो रे है वो कहाँ से पास करते हैं, हम पास करते हैं पोल से। जैसे ही कोई भी रे पोल से पास होती है तो यहाँ वो मान लिया थीटा एंगल बनाती है हमारे पास, तो उसी सेम एंगल से वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी बाउंस बैक हो जाती है। वही एक और केस हम डिस्कस कर लेते हैं जिसके अंदर हमें रे जो है वो कहाँ से पास करवानी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये अगर रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है बिल्कुल, तो वो उसी पाथ से, उसी एंगल से, यानी 180 के एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, कंप्लीटली वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये 4 केसेस अगर आप अच्छी तरह से अपने दिमाग के अंदर बैठा लेते हैं तो वो 6 के 6 केसेस, 6 कनकेव के और 2 कन्वेक्स मिरर के आप इजिली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास मिरर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, आप होप आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो डाउट लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर बता देना। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि मिरर के अंदर क्या होता है, एक जो सरफेस है वो कवर्ड होता है और दूसरा जो सरफेस है वो शाइनी सरफेस होता है जिसके ऊपर किसी तरह का कोई भी कलर नहीं किया जाता है। स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें लेंस मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कर्व सरफेस ये ले रही हूँ, दूसरा कर्व सरफेस ये लिया और मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास एक चीज निकल के आई। इसका नाम क्या है, कन्वेक्स लेंस। इसका नाम क्या है, कन्वेक्स लेंस। उसके बाद हमारे पास एक मेरे पास सरफेस ये था, एक स्फेरिकल सरफेस मेरे पास ये था। इन दोनों को मैंने जैसे ही ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास निकल के आता है कनकेव लेंस। ठीक है, अब आपसे कोई प्रॉपर्टी पूछे, कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होगी कि मिडल से क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, और किनारों से क्या होता है, पतला होता है। वही कनकेव लेंस की मैं बात करूं तो ये बीच से पतला होता है और ऊपर किनारों से ये मोटा होता है। ठीक है, यानी कि इसका मिडल जो पार्ट होगा वो हमारे पास थिन होगा और जो इसके एंड्स होंगे वो कैसे होंगे, थिक होंगे। अब जो कन्वेक्स लेंस है वो अगर आपने देखा होगा कि हम स्केल लेते हैं और स्केल के ऊपर एक राउंड कलर की शेप आपको दिखाई देती है, और सनलाइट के सामने जब हम उस स्केल को हम पकड़ते हैं और हम एक ब्लैक कलर का पेपर लेते हैं और उसको जलाने की कोशिश करते हैं। अब सनलाइट इतनी सारी आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, लेकिन हम देखेंगे ब्लैक पेपर के ऊपर एक छोटा सा हमारे पास क्या है, साइन दिखता है। ऐसा लगता है मानो कि एक बहुत तेज लेजर लाइट जो है वो हमने उसके ऊपर फोल्ड करवाई हो, बिल्कुल पतली सी, वहां पे हमें एक डॉट दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसने क्या किया, सारी की सारी रेज जो इसके ऊपर फॉल होती है उसको वो क्या करवा देता है, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट करवा देता है। देखो किस तरह से, ये हमारे पास क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और यहाँ पे पोल की जगह हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब जैसे ही रेज आती है, बहुत सारी पैरेलल रेज जब आती है तो क्या होता है, ये पैरेलल रेज मैंने फॉर्म कर दी, तो वो कहाँ मीट होती है, ये मीट होती है सारी की सारी फोकस के ऊपर। हमने पढ़ा था ना कि जितनी भी पैरेलल रेज आती है वो कहाँ मीट करती है, फोकस के ऊपर मीट करती है। ठीक है, अब देखोगे यानी कि जो कन्वेक्स लेंस है हमारे पास वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। वही कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। ये जो लाइट है उसको फैला देता है चारों दिशाओं के अंदर। ठीक है, अब कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, तो
वो क्या करते, बाउंस बैक करवा देते लाइट का, यानी कि इमेज हमारे पास मिरर के सामने फॉर्म होती थी। ठीक है, 5 केसेस की बात कर रहे कनकेव की। लेकिन लेंस केस में क्या होगा, चाहे कोई सा भी हमारे पास लेंस हो, तो जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है, रेज इसके आसपास क्रॉस हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ये जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है, लेंस के पीछे फॉर्म होती है, यानी कि हम उसके अंदर से देख सकते हैं। जैसे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास किस चीज का बना हुआ होता है, कन्वेक्स लेंस का बना हुआ होता है। हम छोटे छोटे अक्षर को क्या कर सकते हैं, बड़ा करके वहां पे देख सकते हैं, यानी कि हमारे जो वर्ड्स है वो जूम हो जाते हैं, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है क्या कर देता है, उन सारे के सारे नंबर्स को मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस इसलिए काम आता है, मैग्नीफाई करने के लिए काम आता है। वही कनकेव लेंस की अगर हम बात करते हैं, तो कनकेव लेंस का काम क्या होता है कि जैसे कि मैंने जो ग्लासेस वियर किए हैं, ये मेरे कनकेव लेंसेज है। इनका काम क्या है, जैसे दूर की नजर जिनकी कमजोर होती है, तो वो दूर की चीजों को क्लियरली देख नहीं पाते, तो उसके विजन को करेक्ट करने के लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं कि फोकल लेंथ की। क्या होता है कि मिरर में तो हमने पढ़ लिया कि एक कर्व्ड सरफेस, एक कर्व्ड हमारे पास कर्वेचर है, तो उसका फोकस कहाँ होगा, उसके राइट हैंड साइड की तरफ होगा। लेकिन इसमें देखो हमारे पास दो कर्व सरफेस है, देखो एक ये वाला सरफेस हो गया जो ये सर्कल बनाता है, और एक ये वाला कर्व सरफेस हो गया जो ये वाला सर्कल बनाता है। तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, जैसे कि इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसके लिए यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी, f1, और ये इसका सेंटर होगा। वही इसके लिए क्या लेना है, f2, और ये हमारे पास इसका कंडीशन ये है कि मेनली अभी 10th क्लास तक तो हम यही स्टडी करने वाले हैं कि दोनों जो फिगर्स हमने अटैच किए हैं, जिससे हमने लेंस की फॉर्मेशन की है, वो सेम रेडियस की होने वाली है, मतलब कि दोनों सिमिलर होने वाली है। अब जब भी हम स्टडी करेंगे, जैसे कि आगे हम लेंस फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, जैसे मिरर फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, तो हमेशा हम फोकल लेंथ कौन सी लेते हैं, जो जहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं उस साइड वाली हमें फोकल लेंथ कंसीडर करके चलनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अब हमारा लेंस फॉर्मूला क्या कहता है। ये ध्यान रखना है, वहां पे हम पोल कहते थे और यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। बाकी सारी चीजें सेम है, वही साइन कन्वेंशन होगी कि हम राइट साइड लेते हैं वो नेगेटिव लेना होगा, इस साइड लेते हैं तो पॉजिटिव लेना होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे क्या होगा, नेगेटिव। वही सारी चीजें होगी, वही इन्वर्टेड का केस और वो सब। ठीक है, उसके बाद आपको इसके 6 केसेस जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि उसके अंदर क्या था, कनकेव मिरर के हमारे पास 6 केसेस थे, वही उल्टा है हमारे पास कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होंगे। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर शो कर देती हूँ कि किस तरह से वो 6 केस हो गए। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप बोल सकते हो, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज आप खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आपको वो कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट याद है तो आप वो इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इस तरह से ये 6 एक्सपेरिमेंट, इस तरह से 6 केसेस हमारे पास हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो लाइट जो है वो बेंट हो पा रही है इन लेंसेज के अंदर, कैसे। उससे पहले हम एक बार लेंस फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा, मिरर फॉर्मूला क्या कहता था, मिरर फॉर्मूला ये था 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, या फिर इसको 2/r भी लिख सकते हो। ये आपको याद रखना था, हो आपको याद भी हो चुका होगा। अब हम लेके आते हैं लेंस फॉर्मूला क्या कहता है। लेंस फॉर्मूला हमें कहता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f और 2/r। ठीक है, मैंने ये कैसे लिखा, देखो जो हमारे पास फोकस है वो क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है ना, तो इसको जैसे मैं यहाँ पे लेके आऊंगी, इसका इनवर्स करूंगी तो 2/r नहीं हो जाएगा, ये 1/f इज इक्वल टू 2/r। ठीक है, ये यहाँ से आया। तो ऑप्शन में अगर आपको ये दिखता है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आपको याद करने हैं, बस आपको पीछे कंसेप्ट याद होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया। देखो यहाँ पे सिर्फ एक साइन का चेंज है, चलो इसको आपको इजीली याद हो जाए तो इसके लिए हम ये ले लेते हैं v प्लस u। ठीक है, अब दोनों सेम हो गए, बस किस चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे एक प्लस माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, मेनली यहाँ पे गलती करते हैं, लेंस वाले में मिरर का लिखाते हैं, मिरर वाले में लेंस का लिखाते हैं। उसके बाद हम कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देती हूँ। ये देखो आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऊपर कौन सा लेंस है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है,
कन्वेक्स लेंस है। तो थोड़ा सा रफली सा हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। इसके बाद बोला गया इसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ओके, फोकल लेंथ हमने ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आता है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अवे, यानी कि यहाँ कहीं होगा, फोकस से तो पीछे ही हमारे पास बनने वाला है, और इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब हमें बताना है फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर, इसकी पोजीशन और हमें इसका नेचर डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका नेचर, और इसके लिए हम सोल्व करते हैं। हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमें कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमें क्या दिया गया है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये लिख देना है कितनी है 30 सेंटीमीटर। हमें पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब आप बताओगे कि मैं कौन सी फोकल लेंथ यहाँ पे लेने वाली। देखोगे लाइट सबसे पहले यहाँ तक रहेगी इस सरफेस के पास, इसकी मैं अगर फोकल लेंथ देखूंगी तो राइट साइड लेफ्ट साइड चली जाती है, तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या लेनी होगी, प्लस में लेनी होगी, और ये हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ प्लेस किया गया है इस साइड में। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर हमारी फोकल, हमें v निकालना है। हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हमें v की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलो हम ये न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। v हमें फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता। u हमें पता है कितना है -30, ये लो -30। f हमें पता है कितना है +20। ओके, यहाँ से सोल्व आउट करो तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाता है, प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/20। इसको भी सोल्व करते हैं, 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/30। इसको एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे कितना एलसीएम आता है 60 एलसीएम, वो प्लस 60 सेंटीमीटर आती है। यानी कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, प्लस कहाँ लेते हैं, इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ लगेगी ना, तो इस तरफ हमारे पास इमेज जो है वो फॉर्म हो जाती है। यानी कि वो इमेज कैसी बनती है, प्लस आया ना। वो मिरर वाले केस में क्या हुआ था कि अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, यानी कि हमारे पास ये मिरर था और इमेज इसके सामने फॉर्म हुई, तो सामने हमने स्क्रीन रख दी, वहां पे हमें हमारी जो इमेज है वो हमें स्क्रीन के ऊपर मिल जाती है। लेकिन लेंस के केस में क्या होता है, लेंस से जैसे थिएटर में आपने देखा होगा कि थिएटर में वो प्रोजेक्टर जो उसके बॉक्स में फिल्म चल रही होती है, उसके आगे एक लेंस लगा लिया होता है, उस बॉक्स के अंदर जो फिल्म चल रही है वो हमें आगे पर्दे के ऊपर दिखाई देती है। यानी कि लेंस के पीछे अगर फॉर्म होती है हमारे पास इमेज, तो हम उसे क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। यानी कि जब भी v की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है तब हम लेंस के केस में उसे रियल इमेज कहते हैं। सिर्फ दिमाग में ये बात ध्यान रखना है कि स्क्रीन पे जब भी ऑब्टेन होगी कोई इमेज तो वो रियल होती है। ये हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें स्क्रीन के ऊपर यहाँ ऑब्टेन होगी। अगर मैं यहाँ पे कोई पर्दा लगा दूंगी तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे यहाँ दिखाई देगा पर्दे के ऊपर, यानी कि ये कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज। फिर आते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर। अब मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हमारी क्या थी -v/u, लेकिन लेंस के केस में क्या हो जाता है, ओनली v/u हमारे पास मैग्निफिकेशन हो जाती है। जैसे यहाँ वैल्यू पुट करते हैं ये हमारे पास 60 आ जाता है और u की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो ये क्या निकल के आता है -2। अब -2 माइनस का मतलब क्या है कि वो इमेज कैसी फॉर्म हुई है, इन्वर्टेड, यानी कि वो थी तो ऐसे ए बी, लेकिन फॉर्म कैसी हुई है b', यानी कि उल्टी हो जाती है। तो यानी कि हमें इसका टाइप पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गई, ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और किस डिस्टेंस पे होगी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, वो अब आप ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हो। आप ऐसा ही एक सम कनकेव का कर सकते हो। आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है वो मेंशन है, वो आप सोल्व कीजिए खुद से, तभी डाउट आएंगे, तभी आप पूछोगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, मैं आपको एक टास्क देती हूँ। वो कैसा टास्क होगा, एक ऐसा टास्क कि मान लो मेरे पास मार्कर है, आप एक पेन ले लो अपने हाथ में और इसको बेंड करके दिखाना है आपको। मतलब कि ना इसको 2 भागों में तोड़ना है, ना इसको 3 भाग, मतलब इसके टुकड़े नहीं करने, लेकिन फिर भी आपको इसे बीच से बेंड करके दिखाना। वो आप कैसे कर सकते हो, कोई जादू हो सकता है। देखो जादू नाम की कोई चीज नहीं होती, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइंस एग्जिस्ट करती है। तो साइंस के जरिए मैं आपको ये टास्क कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं।
सही, हम एक ग्लास के अंदर हमारी पेंसिल जो है वो प्लेस कर देते हैं और हम देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट जो टास्क मैंने आपको दिया है उसको सक्सेसफुल करके देखते हैं। अब ग्लास जो है खाली है, अगर मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ तो आप देखोगे तो कोई नई चीज नहीं है, वाटर तो हर किसी के घर के अंदर अवेलेबल होता है। इसके बाद जैसे ही पेंसिल में इसके अंदर डिप करती हूँ तो आप देखोगे एक मैजिक होगा। ये देखो पेंसिल जो है वो बेंट हो गई है, साथ ही साथ में क्या हो गया, इसका साइज जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये किसकी वजह से हो जाता है, हमारा कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन। तो आपने देखा कि मैंने ये टास्क कितनी इजीली जो है कंप्लीट कर लिया है, मेरे घर पे जो जो चीजें अवेलेबल थी उनका यूज करके। तो आप भी आपके फ्रेंड्स के सामने ये मैजिक जो है वो करके दिखा सकते हो। अब देखो हुआ क्या, हमने एक और एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद आपको कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ग्लास लैब का एक एक्सपेरिमेंट है, वो आप देख लो एक बार। तो चलिए, ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, हम इसके अंदर से लेजर लाइट पास करवा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखो कि जो लाइट है, जो एक्चुअली पाथ उसको ट्रेवल करना चाहिए था वो ट्रेवल न करके थोड़ी सी बेंट हो जाती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक जेड की फॉर्मेशन हो रही है, ये क्या कहलाता है, ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये लाइट जो किसी अदर मीडियम के अंदर जब एंटर कर जाती है तो अपने पाथ से वो डेविएट हो जाती है। क्लियरली आपको ये समझ में आएगा। चलो अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम, किस तरह से ये होता है। तो आपने देख लिया, विजुअलाइजेशन कर लिया, अब हम उसको अच्छे से डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये हमारे पास क्या थी, ग्लास स्लैब थी, ठीक है। यहाँ से ग्रीन कलर की लेजर लाइट हमारे पास हुई। मान लिया कि यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होती तो क्या होता, ये रेज जो है वो कम्प्लीटली ऐसे यहाँ से पास आउट हो जाती अगर ये नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में यहाँ से हो क्या रहा है कि ये हमारे पास कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, ठीक है, रेयर मीडियम है। ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे तो एयर प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्लास प्रेजेंट है। फिर दोबारा से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि सरल, विघन और फिर से सरल, ठीक है। जैसे ही रे आई, क्या हुआ, मैं एक रेफरेंस लाइन ले लेती हूँ जिसके जरिए मुझे पता चल सके कि लाइट बेंट हुई है या नहीं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, बिल्कुल इस सरफेस से जहां लाइट टच करती है। मैंने देखा कि जैसे ही लाइट एंटर कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर, तो लाइट थोड़ी सी इस परपेंडिकुलर की तरफ बेंट हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पहुंचने के बाद फिर से मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, उसके लिए मैंने एक और परपेंडिकुलर खींच दिया। तो मैंने देखा कि अब ये डेंसर से रेयर जाती है तो ये नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हो रही है। आई बात समझ, जैसे रेयर से डेंसर के अंदर आती है, विरल से संघन के अंदर आती है, तो ये इस नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है, और जैसे ही वो संघन से विरल में जाती है तो इस नॉर्मल से दूर भाग जाती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो रे ऐसे आनी चाहिए थी लेकिन क्या हो गई, वो यहाँ आना शुरू हो गई। अब आपने जो अभी अभी देखा, विजुअलाइज किया आपने अपनी आंखों से, तो वो इस तरह से होगा। अब ऐसा हुआ क्या, क्योंकि देखो जो लाइट है वो एयर के अंदर अलग स्पीड से ट्रेवल करेगी, और जैसे किसी मीडियम के अंदर आ जाती है तो वो अलग स्पीड से ट्रेवल करती है। अब उसका क्या है कि एयर के अंदर उसकी स्पीड कितनी होगी, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही वो मीडियम के अंदर आ जाती है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। और किसी भी लाइट का अपने पाथ से डेविएट हो जाना वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। यानी कि जब भी कोई किरण किसी भी माध्यम से जाती है तो जैसे ही माध्यम में परिवर्तन आता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो होता क्या है कि हमने पढ़ लिया था, अब लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ वेव है। कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EM वेव्स है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब होता क्या है, जैसे ही ये वेव्स मैंने बना ली, ये एंटर, ये अभी एयर के अंदर है, जैसे ही वो यहाँ पे एंटर करता है तो क्या होता है, इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है जैसे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जैसे ही कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है। बिल्कुल ध्यान से नोट करके लिखनी है बात अपने पेज के ऊपर। उसके बाद चलो कि
रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ लिया, एक्सपेरिमेंट भी देख लिए। अब रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज है यानी कि नियम है, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़े कैसे। इसके अंदर हम देखते हैं, पहले हम एक सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन जो है वो करवा लेते हैं। ये हमारे पास एक्चुअल इंसिडेंट रे हो जाती है IR, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल है। और जैसे ही ये क्या है, मीडियम हमारा M1 है, ये मीडियम M2 है। हमने मान लिया ये डेंसर है, ये डेंसर मीडियम है, निसंगन है, तो ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंट हो जाती है, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो हमारे पास उस केस में देखो क्या था, पहले मिरर उसमें रिफ्लेक्शन वाले केस में याद करो कि जो इंसिडेंट एंगल था ना वो इक्वल था रिफ्रैक्शन एंगल के, लेकिन यहाँ पे देखो ये I ये R अलग है ना। तो यहाँ पे एक टर्म दी गई जो कि आप चैप्टर 8 मैथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप देखोगे साइन थीटा कोस थीटा, वहां पे आपको पता चलेगा। ये कहता है कि जो रेशियो है साइन I बाय साइन R वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। उस कांस्टेंट का नाम म्यू दे दिया, या आपकी बुक में n भी हो सकता है। साइन I बाय साइन R क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एक और नाम भी दिया गया है जिसका नाम है स्नेल्स लॉ, जो क्या कहता है, रिलेशन देता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में हमारे पास। फिर हम एक चीज देखते हैं जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी टर्म है जो बस हेल्प करती है ये बताने में कि मीडियम में उसकी वेलोसिटी क्या थी और एयर के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या थी। ये जस्ट एक सिंपल रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम